Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. बाबर नदीम here. Respected aspirants, आज एक एडिशनल सेशन जैसे साहब की डेथ हो गई, तो प्लीज़ आप उनके लिए दुआए मगफरत ज़रूर कीजिएगा। दुरूद शरीफ और सूरह इखलास पढ़ के उनके लिए ज़रूर, सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, हम गार्डियनशिप जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट्स, उसके बारे में एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि सिर्फ आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पे ही नहीं रहना या सिर्फ फैमिली लॉ में बेर एक्ट्स पे ही नहीं रहना। उसके लिए जो हमने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी थी उसको भी ज़हन में रखना है, और उसके लिए मोहम्मद लॉ की जो बुक है, और अगर कमेंट्री की बुक बात की जाए तो निशीद रोहत की बुक जो है अगर आपके पास है तो उसको सिर्फ एक नज़र नावल की तरह, कहानी की तरह एक दफ़ा पढ़ लें। होता ये है कि एक दफ़ा केस लॉ नज़र से गुजर जाए तो फिर वो जो क्वेश्चन है वो कोई इशू नहीं रहता उसको जो है वो सॉल्व करना। अब मैं आपको जो है वो गार्डियनशिप के बारे में बेर एक्ट तो आपने पढ़े ही हैं, मैं आपको कंसेप्चुअली जो है केस लॉज की बुनियाद पे जो प्रिंसिपल लेड डाउन हुए वो मैं आपको पहले भी फैमिली लॉ पे मैंने आपको एक कहानी की सूरत में सुनाए हैं, और आज भी गार्डियनशिप पे मैं आपको एक कहानी की सूरत में सुनाऊंगा। तो वो बेसिकली आपकी वो आपकी तैयारी है, तो आपने इसको सुनते चले जाना है। और थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से पहले भी की कि कोई भी आपसे अगर लेक्चर शेयर होता है तो एज ए ड्यूटी उसको आगे शेयर किया करें, और उसका बेस्ट वे ये होता है कि उस लिंक को आप अपने वो व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उसके ऊपर अपलोड कर दिया करें। जो भी इंटरेस्टिंग बंदा होगा वो खुद ब खुद ही उसको जो है वो सुन लेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पे गार्डियनशिप पे अभी तक 2 पास क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और उसमें मैंने बहुत सारा जो है वो गार्डियनशिप के ऊपर जो केस लॉ है उसको कवर किया है, एक आधा ऑर्डर लिखना भी बताया है। तो जो पास क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है प्लीज़ आप उसको देखिएगा, और कुछ मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको दिए हैं अटेम्प्ट करने के लिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पे, गार्डियनशिप पे, तो वो आपने सॉल्व करके तो वो आपने मेरे से शेयर करनी है। फिर मैं जब वो पास क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं उस पे जो आपके अटेम्प्ट्स होंगी मैं उसको भी जो है वो ज़ेरे बहस लेके आऊँगा। उससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अपडेट होगी, यानी उसमें जो है वो उसमें जो है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो केस लॉ की रोशनी में जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने पहले भी आपको जो है वो बताया था। वो ये बताया था कि कस्टडी और गार्डियनशिप जो है बेसिकली ये मिलती जुलती टर्म है, और अगर एक ही शख्स जो है वो गार्डियन भी है और वो कस्टडी भी उसके पास है तो फिर तो इनके दरमियान कोई इतना डिफरेंस नहीं रह जाता मीनिंग्स का। लेकिन अगर कस्टडी एक बंदे के पास हो और गार्डियनशिप दूसरे बंदे के पास हो तो फिर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कस्टडी और गार्डियनशिप में जो है वो क्या फ़र्क है। तो बताया था कि जो जिसके पास मसलन कस्टडी होती है उसका मतलब है वो एक्चुअल कस्टडी है उसके पास, और उसका काम ये होता है कि वो उसकी जो है वो लुक आफ्टर करे उस बच्चे की, फिजिकली उस बच्चे की माइनर की जो भी उसकी कस्टडी में है उसकी लुक आफ्टर करे, ठीक है, उसकी केयर करे। और जो गार्डियन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे कि उसकी ज़रूरियात जो है वो उसकी जो है वो उस माइनर की जो है वो पूरी करे। यानी जो एक्सपेंसेस पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कस्टोडियन की होती है, और उन एक्सपेंसेस की बुनियाद पे जो लुक आफ्टर करना, केयर करना, प्रॉपर्ली मेंटेन करना वो किसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो कस्टोडियन की ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, और जो कस्टडी को
हम क्या कहते हैं दूसरी ज़बान में उसको हज़ानत बोला जाता है, और जो गार्डियनशिप है उसको गार्डियन को क्या बोला जाता है, उसको गार्डियनशिप को वलायत या गार्डियन को हम जो है वो वली बोलते हैं। अब हमारे इस्लामिक लॉ में जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि हज़ानत जो है वो मदर का राइट है, ठीक है, जनरल रूल ये है। और जो फादर जो है वो उसका जो है वो नेचुरल गार्डियन यानी वली है, यानी ये जनरल रूल है। कोर्ट ने इसको टिल्ट करना है और अगर ये प्रिंसिपल चेंज करना है यानी कस्टडी फादर को देनी है तो फिर उसके लिए एक्सेप्शनल ग्राउंड चाहिए होंगी। अगर गार्डियनशिप वालदा को देनी है तो उसके लिए भी फिर एक्सेप्शनल जो ग्राउंड है उनकी जो है वो क्या होगी, ज़रूरत होगी। अच्छा, क्योंकि क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल गार्डियन जो वली है या जो वलायत है वो फादर का ही राइट है, और जो हज़ानत जो है, जो कस्टडी जो है वो वालदा का है। तो हम वालदा को फिर जो है वो यानी उसका बच्चे का जो है वो डिजोरे सॉरी डिफेक्टो गार्डियन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो डिजोरे होगा वो नेचुरल गार्डियन यानी वो फादर ही होगा। अच्छा, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अंडर द पर्सनल लॉ जो है वो राइट ऑफ हज़ानत जो है वो क्या है पर्सनल लॉ के तहत। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक कंट्राडिक्शन है पर्सनल लॉ में और स्टैट्यूटरी लॉ में, कि पर्सनल लॉ ये कहता है कि एक खास पीरियड के बाद जो है बच्चा जो है ना वो फादर के पास चला जाएगा, जबकि जो स्टैट्यूटरी लॉ है, जो सेक्शन 17 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, वो कहता है कि कोई हज़ानत का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। आपने वेलफेयर ऑफ द माइनर देखना है। तो ऐसी सूरत में इस कंट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करना है ये जब मैं आपको एंड पे बताऊंगा तो फिर मैं इसको जो है वो कवर करवाऊंगा। सबसे पहले जो राइट ऑफ हज़ानत है, ठीक है, यानी प्रेफरेंशियल राइट जो है, प्रेफरेंशियल राइट ऑफ कस्टडी जो है वो हम अगर जो सुन्नी या हनफी लॉ है उसको अगर देखें तो वो ये कहता है कि अगर वो मसलन बेटा है तो उस सूरत में 7 साल तक जो है वो वालदा जो है वो राइट ऑफ हज़ानत रखती है। और अगर बेटी है तो जब तक वो पुबर्टी नहीं अटेन कर लेती तब तक वो जो है वो किसका है, वो वालदा का राइट है। लेकिन 7 साल के बाद जो है वो राइट ऑफ हज़ानत जो है वो हज़ानत फादर का राइट बन जाएगा, और पुबर्टी के बाद भी वो बेटी की सूरत में उसका जो है वो बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम अगर शिया लॉ को देखें तो शिया लॉ क्या कहता है, वो कहता है जी कि बेटा जो है वो वालदा जो है वो 2 साल तक जो है वो रख सकती है, और जो बेटी है वो जो है उसको जो है वो 7 साल तक जो है वो वालदा जो है वो रख सकती है। 7 साल के बाद बेटी का जो राइट ऑफ हज़ानत है वो फिर फादर के पास चला जाएगा। अच्छा, और जो सेक्शन 17 है वो कहता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर देखनी है कोर्ट ने। तो अब इस प्रिंसिपल पे, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया है उन्होंने ये कहा है कि जो राइट ऑफ हज़ानत है, ठीक है ना, दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ द माइनर। वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो जहाँ पे दोनों में एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी वहाँ पे कोर्ट जो है वो किसको फिर प्रिवेल करेगा, कौन सा प्रिंसिपल प्रिवेल करेगा, वो वेलफेयर ऑफ द माइनर वाला जो प्रिंसिपल है वो वहाँ पे क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। और कोर्ट फिर हज़ानत वाला जो पर्सनल लॉ के तहत जो प्रिंसिपल है उसको ओवर रूल करते हुए वेलफेयर ऑफ माइनर देखते हुए में भी जो कस्टडी है वो उस पार्टी को दे दे जिसके पास राइट ऑफ हिज़ानत जो है वो नहीं है।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ली कि जो कस्टडी का जो राइट है वो यानी जो हज़ानत है वो मदर का जो है प्रोफेशनल राइट है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला लेकिन इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस ये हैं कि मसलन मैंने पहले भी बताया कि ये नंबर वन जो एक्सेप्शन है वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि जो मदर है उसने बेटी जो है मदर ने किसी स्ट्रेंजर्स यानी जो ना महरम है उसके लिए माइनर के लिए, ठीक है ना, उससे शादी कर ली है। तो फिर अगर लेटर ऑन ये है चीज़ प्रूफ हो जाती है कि बच्ची की कस्टडी जो है ऐसी सूरत हाल में वो सेव नहीं है, तो फिर जो है वो कस्टडी जो है वो किसके पास चली जाएगी? कस्टडी चेंज हो जाएगी। माइनर फीमेल की जो कस्टडी है वो क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और भी एक्सेप्शन है जहाँ पे मदर जो है वो डिप्राइव हो जाएगी कस्टडी से। मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मसलन मदर इज लीडिंग एन इमोरल लाइफ। अगर ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि या फॉर एग्जांपल इट इज़ प्रूव दैट शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, तो उस सूरत में क्या होगा? फिर वो जो कस्टडी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उससे मदर क्या हो जाएगी? वो डिप्राइव हो जाएगी। यानी नामहरम से शादी कर ले या उसका अपना करैक्टर ठीक ना हो, और एक और जो चीज़ है वो ये है कि शी फेल्स टू मेंटेन द माइनर प्रॉपर्ली। मतलब वो खुद जॉब करती है, घर में कोई है ही नहीं, बच्चों को छोड़ के चली जाती है, ठीक है, या हमसायों के पास छोड़ के चली जाती है, और ये चीज़ कोर्ट में थ्रू एविडेंस जो है वो साबित हो जाती है। तो ये अगेन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आके जो है वो कस्टडी जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो अगेंस्ट दी जो है वो मदर कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर मदर जो है वो राइट खो देती है तो फिर नेक्स्ट राइट किसका बनेगा? कोर्ट किसका वो राइट कंसीडर करेगी कि अब बच्ची फीमेल बेटी जो है वो किसके पास जानी चाहिए? तो उसके लिए अब मोहम्मदन लॉ को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ मदर लूजेस द राइट ऑफ हजानत देन इट विल बिकम अ राइट ऑफ मदर्स मदर, यानी उसकी वो जो मैटरनल ग्रैंड मदर है वो हो जाएगा, उसके बाद पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगा। लेकिन ये ऑल प्रिंसिपल रहेंगे सब्जेक्ट टू वेलफेयर ऑफ द माइनर, तो उसको आप लोग जो है वो देख लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक केस के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ, मकसद क्या है कि उसकी बुनियाद पे अगर आपको प्रपोजिशन आती है तो आप उसको जो है वो जो है वो आप उसको क्या कर लें? सॉल्व कर लें। अच्छा जी, हुआ ये है कि अ, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो थे वो यानी डॉक्टर थे। वो फिर उनके घर में एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ, माइनर। और उसके बाद जो है वो वाइफ ने जो है वो क्या किया कि कोर्ट से जो है वो खुला ले लिया, ठीक है। अच्छा, खुला ले लिया। मीनवाइल जो वो फादर था वो बच्चे को लेके सऊदी अरेबिया चला गया, जहाँ पे वो जो है वो एज ए यानी डॉक्टर अपने प्रोफेशन जो है अपना वो सर अंजाम देता रहा। उसके बाद उसने क्या किया, वो सऊदी अरेबिया से फिर वो अपना बच्चा जो है वो यूके ले गया, ठीक है। अच्छा, अब मीनवाइल जो वाइफ थी, मदर जो थी, उसने भी दोबारा शादी कर ली और उसमें से भी बच्चे हो गए। और इसी दौरान में वो जो वालदा थी, यानी जिसने सेकंड शादी कर ली, उसने वो जो बच्चा था अपना पहले हस्बैंड में से, उसको लेने के लिए उसने क्या किया कि उसने उधर यूके में ही
उसने एक अच्छा बच्चों, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, एक अमेंडमेंट हुई है शेड्यूल में कि अब जो एक इधर गार्डियन कोर्ट है या फैमिली कोर्ट जो है वो उधर बाहर से भी जो है वो अ, बच्चा जो है वो मंगवा सकती है। वो बेसिकली एक ट्रीटी के तहत जो है वो फैमिली लॉ में अमेंडमेंट की गई है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आपको वो अमेंडमेंट बताऊंगा। और मैंने देखा है कि अक्सर केसेस के अंदर वो अमेंडमेंट मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रही। एनी हाउ, अच्छा जी, तो क्या हुआ कि उसने केस किया, उसने जो है वो यूके की कोर्ट से उसने क्या किया कि वो बच्चा उसने जो है वो ले लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो फादर था उसने फिर जब वो बच्चा उसने ले लिया वालदा ने, तो अब फादर ने इधर लाहौर में आके उसने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है वो बीबी भी आ गई इधर बच्चों को लेके, तो उसने इधर आके दफ़ा 25 की जो है उसने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत उसने एक एप्लीकेशन मूव कर दी और उस बच्चे के लिए। और तो जो कोर्ट था, गार्डियन कोर्ट थी जो यहाँ लाहौर में थी, उसने वो कस्टडी बाप को दे दी इस बुनियाद के ऊपर कि वालदा ने आगे शादी भी कर ली है, उसके अब बच्चे भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो है वो कस्टडी उसने जो है वो बाप को दे दी। अच्छा, उसके बाद जो माँ थी वो चली गई एपलेट कोर्ट में, ठीक है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में अगर सिविल जज डिसीजन दे रहा है एज ए गार्डियन जज, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील, तो वो जो एपलेट कोर्ट थी, ठीक है, उसने गार्डियन कोर्ट का जो डिसीजन है उसको अपहेल्ड रखा, लेकिन जो विजिटेशन शेड्यूल था मदर के हक में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। यानी उसने कहा कि जी इस संडे को भी मिल ले, अगले संडे को भी मिल ले, और ओवरनाइट स्टे भी दे दिया उसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो मसलन वालदा थी, अब वो चली गई किसमें, हाई कोर्ट में। उसने वहाँ पे जाके जो है वो ऑर्डर जो है उसको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। अच्छा, अब जो हाई कोर्ट थी उसने क्या किया कि जो उसकी जो कस्टडी थी वो फिर चेंज कर दी और कस्टडी जो है वो वालदा को दे दी। अच्छा, हाई कोर्ट ने ये लिखा कि जो नीचे वाली दोनों कोर्ट्स हैं उन्होंने इस बात से इन्फ्लुएंस होके कि बच्चा 7 साल से ऊपर है तो फादर का राइट ऑफ हज़ानत है, और इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके कि वालदा ने जो है वो आगे सेकंड मैरिज कर ली है और उससे भी बच्चे हैं। कोर्ट ने जो कस्टडी फादर को दे दी, लेकिन जो वेलफेयर ऑफ द माइनर थी उसको कोर्ट ने जो है वो कंसीडर ही नहीं किया। और उसके बारे में उन्होंने ये लिखा कि एविडेंस में ये चीज़ साबित हुई है कि सऊदी अरेबिया में भी वो बच्चा एक मेड के जो है वो रहमो करम पे है। कोर्ट ने ये भी नहीं देखा कि बेशक पिटिशनर की उसके साथ यानी मदर की पहली शादी थी, लेकिन उस वक़्त फादर की तीसरी शादी थी, और उसने एविडेंस में ये भी कहा कि जब कस्टडी मुझे मिल जाएगी तो मैं आगे शादी जो है वो मज़ीद एक शादी जो है वो कर लूँगा। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अच्छा, फिर कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने, कि नीचे वाली कोर्ट ने ये नहीं देखा कि बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा है, ठीक है। जा रहा था जब वो वालदा के पास था, और उसके बाद जो है उसकी एक प्रॉपर लुक आफ्टर और केयर भी जो है वो हो रही थी। और फिर बच्चे का जो था प्रेफरेंशनल, उसका जो इंटेलिजेंट प्रेफरेंस थी वो भी उससे उसकी स्टेटमेंट लिखी गई, और उसने यही कहा था कि मैंने जो है वो मैंने वालदा के पास रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है वो उसने जो है नीचे वाली दो कोर्ट्स ने जो है वो जो है वो इग्नोर की हैं। और बेसिकली को नीचे वाली कोर्ट्स ने क्या करना था, उन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई करना था वेलफेयर ऑफ द माइनर, जो कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको एक केस लॉ की मदद से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वेलफेयर ऑफ द माइनर क्या होती है।
एक वेलफेयर ऑफ द माइनर यही नहीं है सिर्फ कि उसको जो है वो उसको फिनेंशियली जो है उसको फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल रिसोर्सेज के साथ उसको जो है वो मेंटेन किया जाए, ठीक है। बल्कि जो वेलफेयर ऑफ द माइनर है उसमें मोरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है वो भी इक्वली जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक केस के फैक्ट्स के साथ जब समझाऊंगा तो वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है उसकी डेफिनेशन या उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके ऊपर जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। केस के फैक्ट्स यूँ हैं। ये अगर आप ये जजमेंट में नोट करना चाहें तो ये है 1983 SCMR और पेज जो है वो 606 जो है वो पेज है। अच्छा, इसमें क्या है जी, इसमें यही है कि एक माइनर था और उसके बाद उनके दरमियान डिवोर्स हो गई। डिवोर्स होने के बाद जो है जो फादर था उसने जो है वो कस्टडी पिटीशन की और कोर्ट ने जो है वो कस्टडी जो है वो फादर को दे दी इस बुनियाद के ऊपर कि जो वेलफेयर ऑफ द माइनर है वो इस तरह से जो है वो फादर की फेवर में लाई करती है कि मदर जो है वो इलिटरेट लेडी है और पुअर लेडी है और शी हैज़ नो मीन्स टू मेंटेन द माइनर, and on the other hand father is a well educated person having a strong financial status in order to maintain the minor, so उसकी ज़्यादा अच्छी केयर हो सकती है by the father। तो उसके बाद वो मैटर जो था वो नीचे से एपलेट कोर्ट ने भी अपहेल्ड रखा, हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड रखा, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में आया तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है 1983 SCMR 606 इसमें ये प्रिंसिपल लेड डाउन हुआ कि पॉवर्टी इज नो ग्राउंड Poverty is no ground to change the custody from mother to father because it is the liability of the father to maintain the children। तो ये वो जजमेंट जो मैंने आपको बताई 1983 SCMR पेज 606 इसमें फर्स्ट टाइम ये चीज़ जो थी इसके अंदर ये जो प्रिंसिपल है वो होल्ड हुआ। और इस प्रिंसिपल फिर कोर्ट ने एक और बात कही कि जो फादर था वो ये तो साबित कर ही नहीं सका था कि जो है वो कि वो उसकी प्रॉपरली केयर नहीं कर रही या वो माइनर की जो है वो अच्छी तरह से जो है वो लुक आफ्टर नहीं कर रही। तो उन्होंने यही कहा कि वाइफ का राइट ऑफ हसानत होता है और उसको डिस्टर्ब उस सूरत में किया जाएगा जब एक्सेप्शनल ग्राउंड जो है वो सामने आएंगी। तो जिस ग्राउंड के ऊपर हाई कोर्ट तक फैसला पड़ रहा है पॉवर्टी जो है वो कोई ग्राउंड नहीं थी, क्योंकि वालिद ने बच्चों को जो है वो मेंटेन करना था और ना वो मदर का बैड करेक्टर जो मैंने शुरू में एक्सेप्शंस बोली थी ना वो उसका करेक्टर गलत साबित कर सके, ना ये साबित कर सके कि वो इमोरल लाइफ जो है वो गुजार रही है, ठीक है। तो कोर्ट ने वो कस्टडी वापस जो है वो किसको दे दी, मदर को दे दी। अच्छा बच्चों, आपको ना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे प्रपोजिशन दी जा सकती है कि जिसमें एक तरफ बच्चे के जो हैं वो उसके यानी स्टेप फादर या मदर क्लेम कर रहा हो और दूसरी तरफ जो है वो उसकी रियल मदर या फादर हो, लेकिन जो उसमें आपको मटेरियल दिया जाए वो यही दिया जाए जिसका इनडायरेक्टली मतलब यही हो कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो लाई करता है स्टेप मदर या फादर के हक में। तो उस सूरत में आपने बेदरेग होके आपने जो है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर को सामने रखते हुए आपने उसका जो है वो केस का जो है वो डिसीजन कर देना है। मसलन वो ये कह सकता है जी कि मदर जो है उसकी वो जॉब करती है
और घर में कोई और फीमेल है नहीं बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए, वो उस बच्चे को, रियल मदर की बात हो रही, वैसे ही छोड़ जाती है या वो इमोरल लाइफ गुजार रही है, तो आपने इस बात के ऊपर अटक के नहीं रह जाना कि वो रियल मदर है और दूसरी स्टेप मदर है। नहीं, आपने उसको मेरिट के ऊपर देखना है और रीजन के साथ आपने जवाब देना है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर ये कहती है, लिहाजा कस्टडी इसके पास जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा एक केस है जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो माइनर थे, जो बच्चे थे, वो स्टेप मदर एंड फादर को दे दिए अगेंस्ट दी रियल मदर, क्योंकि एविडेंस के थ्रू ये साबित हो गया था कि शी वाज नॉट प्रॉपरली केयरिंग दी माइनर्स। अच्छा, एक प्रोपोजिशन ये देख लेते हैं कि जो रियल मदर थी वो नॉन मुस्लिम थी और जो दूसरी तरफ से क्लेमेंट था वो मुस्लिम था। ठीक है, तो कोर्ट ने जो है वो बच्चा जो है वो नॉन मुस्लिम मदर, जो रियल मदर थी, उसको दिया कि वो जो है अपने मजहब के हिसाब से जो है वो प्रेफरेंशियल राइट जो है वो रखती है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई मुस्लिम ये कहे जी कि ये बच्चा भी नॉन मुस्लिम ही रहेगा तो ये मुझे जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि वो बच्चा पैदा ही एक नॉन मुस्लिम के घर में हुआ है। तो अब ये नहीं हो सकता कि वो नॉन मुस्लिम मदर को इस बुनियाद के ऊपर डिप्राइव कर दिया जाए कि वो नॉन मुस्लिम क्या है। तो मदर चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, उसका जो राइट जो है वो रिलीजन की वजह से जो है वो डिफीट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो मुस्लिम बच्चा मुस्लिम घर में पैदा हुआ होता, लेकिन अब कोई नॉन मुस्लिम उसको क्लेम करने आ जाता, ठीक है, या बाद में वालदा ने रिलीजन चेंज कर लिया, तो अब कोर्ट उसको बच्चा नहीं देने लगी थी। लेकिन अगर वो पैदा ही एज ए नॉन मुस्लिम हुआ है तो फिर उसका वो जो राइट है वो अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक आपको मैं बता दूं, वो रूल ये है, रूल ऑफ प्रोसीजर कह लें, कि जो वेलफेयर ऑफ द माइनर है ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। जब कोर्ट ने इंटरम कस्टडी डिसाइड करनी है तब तो टेंटेटिव असेसमेंट लेनी है ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसने आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ पार्टी जो है वो रिजॉल्व होना है। एक चीज जो मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जब मदर किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेती है जो कि माइनर फीमेल माइनर के हिसाब से प्रोहिबिटेड डिग्री में जो है वो फॉल करता है, ठीक है, सॉरी, प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल नहीं करता, यानी वो उसके लिए नाम महरम होता है, तो ऐसी सूरत में मदर जो है उसका जो राइट जो है वो लूज कर जाती है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि बच्चे की जो है वो जो मैटरनल मैटरनल ग्रैंड मदर है वो अवेलेबल है, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अब ये एक ऐसी एक्सेप्शन है कि बच्चा ग्रैंड मदर के पास रहेगा और अंडर द सुपरविजन ऑफ हर मदर, क्योंकि उसमें होल्ड ये किया गया कि अगर उसने शादी कर ली है किसी नामहरम से तो उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो भी एक सुन्नत ही उसने पूरी की है, तो उसको सजा इस सूरत में नहीं दी जा सकती कि उसको चाइल्ड से जो है वो डिप्राइव कर दिया जाए। तो अगर वो अवेलेबल है, फैमिली फीमेल हायरार्की में कोई बंदा अवेलेबल है, तो फिर कस्टडी उसी को अंडर द सुपरविजन ऑफ द मदर दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं है तो उस सूरत में फिर जो कस्टडी जो है वो फादर को दे दी जाएगी। होप कि मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ और ये पेपर में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, खसूसन एडिशनल सेशन जजेस के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वालदा मैरिज कर ले किसी शख्स से जो कि माइनर फीमेल के लिए प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल कर रहा हो, तो उसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई करेगा।
अच्छा, अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोपोजिशन आ गई कि जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसमें जो कोर्ट की डेफिनेशन है वो है द कोर्ट्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैविंग jurisdiction to entertain an application under this act for an order appointing and declaring a person to be guardian और आगे सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोपोजिशन आई या जो हाई कोर्ट तक पहुंची वो ये था, सबसे पहली बात ये है कि चूंकि फैमिली कोर्ट एक्ट के शेड्यूल में भी अब गार्डियनशिप और कस्टडी के मैटर शामिल हैं, तो पहला जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये है कि अब एक फैमिली कोर्ट ने जो है वो क्या गार्डियन एंड वार्ड एक्ट वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है या फैमिली कोर्ट एक्ट वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, एक चीज। दूसरी जो क्यूरी अराइज हुई वो ये हुई कि ये यहाँ पे ये तो पावर डिस्ट्रिक्ट जज की है, जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत है। कोर्ट से मुराद तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो फिर एक फैमिली कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, तो वो कैसे मैटर को इंटरटेन करेगी? और अगर वो उसको इंटरटेन कर लेती है एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो फिर क्या उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट जाएगी, जो फैमिली कोर्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत मैटर करेगी? तो इन बातों का मैं वन बाय वन जो है वो आपको जो है वो जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि फैमिली कोर्ट ने प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करना है। उसके लिए फैमिली कोर्ट एक्ट का आप सेक्शन 25 देखेंगे, जो ये कहता है कि फैमिली कोर्ट डीम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट for the purpose of guardian and ward act. A family court shall be deemed to be a district court for the purpose of guardian and ward act, and notwithstanding anything contained in this act shall in dealing with matters specific follow the procedure prescribed. इसका मतलब ये है कि जब एक फैमिली कोर्ट एक गार्डियन मैटर को टेकअप करेगी, क्यों? क्योंकि उसमें लिख दिया गया है शेड्यूल में, तो फिर फैमिली कोर्ट जो है वो क्या करेगी, वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी जो कि कहाँ चला गया, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर चला गया। ठीक है। अच्छा, अब एक जो क्यूरी थी, एक जो क्वेश्चन था, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि जो फैमिली कोर्ट है जब वो किसी गार्डियन मैटर को टेकअप करेगी, खुसूसन वो मैटर जो इस तरह से आएगा कि जी अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन या कस्टडी का मैटर आएगा, तो वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत ही फैमिली कोर्ट उसको जो है वो क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। अच्छा, अब अगली जो क्यूरी है वो ये है कि अगर एक फैमिली कोर्ट ने उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मैटर को टेकअप किया है, तो अब उसकी अपील क्या फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत होगी या वो उसके सेक्शन 47 के तहत जो है हाई कोर्ट में अपील जाएगी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के? तो उसके बारे में ये है कि लिखा है शैल बी डीम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट दैट डज नॉट मीन, ये सिर्फ प्रोसीजर के हवाले से लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर एक फैमिली कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत, तो वो फैमिली कोर्ट का ही डिसीजन गिना जाएगा और वो सेक्शन 14 के तहत उसकी अपील जो है वो गार्डियन जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं उनके ही पास जाएगी। यानी a family court shall be deemed to be a district court does not mean कि वो family court has made that decision actually as a district court, so the appeal should be lie before the high court। जब अपील की बात होगी तो फिर वो मैटर जो है वो फैमिली मैटर ही गिना जाएगा और सेक्शन 14 के तहत उसकी जो अपील होगी वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास ही जो है वो जाएगी। होप कि मैं अपनी बात जो है उसको क्लियर कर पाया हूँ। अच्छा, एक प्रोपोजिशन ये आ सकती है कि फादर का क्लेम ये है कि जी मैंने जो है अंडर एग्रीमेंट जो है इससे कस्टडी ली है, तो अब ये कस्टडी कोर्ट से क्लेम नहीं कर सकती मदर,
तो that agreement is void agreement because it is not the agreement but the welfare of the minor which will prevail। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा, एक चीज मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अब भी कर चुका हूँ। पहले ये था कि गार्डियन कोर्ट जो थी वो गार्डियन मैटर सुनती थी सारे, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि अब फैमिली कोर्ट भी गार्डियन मैटर सुन सकती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो गार्डियन उसका जो है वो जो उसका शेड्यूल है उसमें लेटर ऑन जो है वो गार्डियनशिप और कस्टडी को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब जो एक गार्डियन मैटर जो है वो एक फैमिली कोर्ट भी जो है वो उसको सुन सकती है, टेकअप कर सकती है। इसी तरह एक गार्डियन कोर्ट जो है वो एक फैमिली मैटर को जो है वो सुन सकती है। तो बच्चों, मैंने गार्डियनशिप के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी बेयर एक्ट और वो जो मोहम्मदन लॉ है वो तो आप देखेंगे ही। अल्लाह आपको कामयाब करे। अगर कोई चीज़ रह गई है तो जब हम पास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।